दोस्तों, इतिहास के सबसे निर्दयी और क्रूर शासकों की जब बात होती है तो चंगेज खान का नाम सबसे ऊपर होता है। चंगेज खान ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट ही कर दिया था। चंगेज खान एक मंगोल शासक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंगेज खान असल में चंगेज खान है और मंगोलियाई लोग उसे चिंगेज कहते थे। ये एक ऐसा क्रूर लुटेरा था जिसने ताकत और सत्ता के नशे में दुनिया के अगणित लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसने जितनी हत्याएं की हैं, उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, इस क्रूर शासक का पूरा इतिहास जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए और शुरू करते हैं इतिहास के सबसे खूंखार हत्यारों में सबसे कुख्यात चंगेज खान की मौत के रहस्य के बारे में जानते हैं। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के पास हुआ था। उनका वास्तविक या प्रारंभिक नाम टेमुजिन या टेमुचिन था और इस नाम के बाद ही उसको चंगेज खान नाम दिया गया था। टेमुचिन मंगोलिया भाषा का एक शब्द है जिसे हिंदी भाषा में लोहार कहा जाता है। टेमुचिन को चंगेज नाम क्यों दिया गया था, इसके पीछे कई अलग अलग बातें बताई जाती हैं। उनके पिता का नाम येसुजी था जो कियात वंश के मुखिया थे। चंगेज खान की दाहिनी हथेली पर एक खूनी बर्थ मार्क था। उनके 3 सगे भाई और 1 सगी बहन और 2 सौतेले भाई थे। चंगेज खान की सैकड़ों पत्नियां थी। इन पत्नियों से चंगेज खान के कुल 200 बेटे थे, जिनमें से कई ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और बड़े बड़े 4 दीवारी से घिरा हुआ महल बनवाए। 12 साल की उम्र में चंगेज की शादी बोरदे से हुई थी, जिसका बाद में अपहरण कर लिया गया था। चंगेज को अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी थी। उनका एक खास दोस्त था जिसका नाम बोघुरचू था। उसका सगा भाई जुमुक भी उसी के साथ रहता था। जमुक हालांकि शुरू में उसका दोस्त था, लेकिन बाद में उसका दुश्मन बन गया। उनके पिता एक कबीले युद्ध में मारे गए थे। बाद में चंगेज खान ने जमुका को हरा दिया और फिर सभी कबीलों को अपने अंडर में करने के लिए अपना मुहिम शुरू कर दिया था। इसके बाद उसने मंगोलिया से यूरोप और एशिया के कई हिस्सों पर आक्रमण किया और वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंगेज खान के मरने से पहले उसने ओगेदी खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों और पोतों के बीच खानतों में बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसकी मृत्यु हो गई। लाइव साइंस की रिपोर्ट के अनुसार चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके पोते बट्टू खान ने गोल्डन होर्डे सल्तनत की स्थापना की। ये सल्तनत मंगोल साम्राज्य का ही एक हिस्सा था, जिसे किपचक खानते के नाम से भी जाना जाता था। खानते एक ऐसा राज्य है जिन पर खान के स्तर वाले शासक का शासन था। 2003 में एक आनुवंशिक अध्ययन से ऐसा पता चला कि पूरे यूरेशिया में लोगों का एक स्पेशल ग्रुप एक सामान्य डीएनए पैटर्न साझा करता है। इस अध्ययन के अनुसार ये पैटर्न यूरेशिया के 16 ग्रुपों के 8% लोगों में पाया गया था, जिसका अर्थ है कि यूरेशिया में लगभग 16 मिलियन लोगों का डीएनए पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि वे एक ही वंश का हिस्सा हैं। अध्ययन पर जब जोर दिया गया तो पता चला कि यह पैटर्न मंगोलिया के चंगेज खान के डीएनए पैटर्न से मिलता जुलता है। इसका मतलब यह है कि एक समय पर चंगेज खान का इतना व्यापक प्रभाव हो सकता था कि वो यूरेशिया में लोगों के डीएनए पैटर्न को भी बदल सकता था। मध्य एशिया की कई जनजातियों को आज भी चंगेज खान का वंशज माना जाता है। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले हजारों मुस्लिम भी शामिल हैं। 2003 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में पब्लिश्ड एक अध्ययन में दावा किया गया था कि दुनिया भर में 200 में से लगभग 1 पुरुष चंगेज खान के प्रत्यक्ष वंशज हो सकते थे। पश्चिमी वैज्ञानिकों का कहना था कि चंगेज खान ने कई हजार महिलाओं से संबंध बनाए थे, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर जन्मजात होता है और इसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात ये थी कि यूरोप और मध्य पूर्व में मुख्य रूप से ईसाई और मुस्लिम धारा के धर्म योद्धा और जिहादी युद्ध में महिलाओं को पकड़ने और उन्हें अपने मनोरंजन के लिए दासी के रूप में उपयोग करने का काम करते थे। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि चंगेज भी ऐसा काम करता होगा। इसलिए यूरेशिया में प्रत्येक 200 पुरुषों में से 1 का डीएनए पैटर्न चंगेज खान के डीएनए पैटर्न से मिलता था। चंगेज खान के जीवन का अध्ययन करने से ये साबित होता है कि वो इतना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड शासक नहीं था जितना उसे बताया जा रहा था। अगर चंगेज खान के जीवन में और भी महिलाएं होती तो मुस्लिम बादशाहों की तरह उसकी भी दासियों से कई ज्यादा संतानें भी होती, जो उसकी मृत्यु के बाद सत्ता की लड़ाई में नजर आते। चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को इकट्ठा किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उनके राज्य में कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया भी शामिल थे। भारत समेत पूरा रूस, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से कांपते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी समेत काबुल, कंधार, पेशावर और पश्चिमी भारत के कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया था। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को
पार करके उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया लौटने का विचार किया, लेकिन चंगेज खान ऐसा नहीं कर सका। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और भयानक उत्पात से बच गया। एक नए शोध के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा के साथ साथ कई देशों की एक बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए चंगेज खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर थे कि उसके पास इतना धन और जमीन थी कि वो अपने जीवन काल में भी न तो उसका उपयोग कर सकता था और न ही कभी उसका हिसाब किताब कर सकता था। चंगेज खान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जैक वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूटपाट की और दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करने वाले चंगेज खान ने कभी भी अपने या अपने परिवार पर पैसा खर्च नहीं किया। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उन्हें मामूली तरीके से दफना दिया था। रूस में वोल्गा नदी के किनारे पर पुराविद्ताओं ने 750 साल पुराने एक शहर के अवशेषों की खोज की है। इस शहर को चंगेज खान के वारिसों के द्वारा बसाया गया था। इन अवशेषों में 2 ईसाई चर्च भी शामिल हैं, जिसमें से एक में पत्थर और मिट्टी पर बेहतरीन शिल्प व नक्काशी को उकेरा गया है। उकेक नाम का शहर 1227 में चंगेज खान की मृत्यु के कुछ दशकों बाद बसाया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में चंगेज खान और विशाल मंगोल साम्राज्य के उदय में अच्छे मौसम का योगदान हो सकता है। अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है मध्य मंगोलिया में पुराने पेड़ों के छल्ले से ये पता चला है कि मध्य एशिया में मौसम मध्य एशिया में काफी सुखद और नम था, जब चंगेज खान लगभग 1000 साल पहले तेजी से सफलता हासिल कर रहे थे। इस समय के दौरान घास बहुत तेजी से बढ़ी और इसने घोड़ों को भरपूर भोजन दिया। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक अध्ययन में पता चला है कि चंगेज खान के शासन से पहले 1180 और 1190 के बीच कई सूखे पड़े थे, लेकिन 1211 से 1225 के दौरान साम्राज्य काफी बढ़ गया था। इस अवधि के दौरान मंगोलिया में असामान्य रूप से सामान्य वर्षा हुई और मौसम सुहावना बना रहा। अध्ययन की सह लेखिका और वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एमी हासेल ने AFP समाचार एजेंसी को बताया था कि अत्यधिक शुष्क से बहुत ज्यादा गीले मौसम में बदलाव से पता चलता है कि मौसम ने मानवीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक ऐसी आदर्श स्थिति थी जो एक करिश्माई नेता के उदय, सेना के विकास और मजबूत शक्ति के लिए पूरी तरह से योग्य थी। उन्होंने ऐसा भी बताया कि मौसम सुहाना हुआ, मौसम में नमी बढ़ने से हरियाली बढ़ी और इसका असर घोड़ों की ताकत में बढ़ोतरी के रूप में देखा गया था। अनुकूल मौसम की मदद से चंगेज खान बिखरे हुए मंगोलों को एक बड़े साम्राज्य में एकजुट करने में सक्षम था। मंगोल शासक चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हत्यारा था। उनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उनके रक्तपात ने वातावरण से 700 मिलियन टन कार्बन को हटाने में मदद की थी। नए शोध के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इतना खून बहाया कि बड़ी आबादी का सफाया हो गया और जमीन जंगल में बदल गई। ऐसा माना जाता है कि उसके हमलों में लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए थे। अपने विजय अभियान के बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार पृथ्वी के 22% भाग तक कर लिया था। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन के ग्लोबल इकोलॉजी डिपार्टमेंट के शोध में पाया गया है कि इसके हमलों ने खेतों को जंगलों में बदल दिया, जिनके पेड़ वातावरण से लगभग 700 मिलियन टन कार्बन एब्सॉर्ब करते थे। ये मात्रा एक साल में दुनिया में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल से फैले प्रदूषण के बराबर है। हालांकि पर्यावरणविदों के लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद ये ग्लोबल तापमान को कम करने की मानव निर्मित पहली घटना थी। प्रमुख खोजकर्ता जूलिया पुंगराज के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि वास्तव में इंसान ने हजारों साल पहले ही तब पर्यावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, जब खेती के लिए जंगल काटे जाने लगे थे। डेली मेल के अनुसार बताया गया था कि कार्नेगी अध्ययन में कई ऐतिहासिक घटनाओं पर गौर किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इनमें यूरोप में ब्लैक डेथ, चीन में मिंग राजवंश और उत्तर और दक्षिण अमेरिका की विजय शामिल हैं। इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और जंगलों की वापसी हुई। लेकिन चंगेज खान के समय में ये बहुत जल्दी हुआ था। उसने कई बस्तियों को नष्ट कर दिया था। मंगोलों के समय में वनों के पुनर्जनन के लिए पर्याप्त समय था और इस कारण बहुत सारा कार्बन एब्सॉर्ब हो गया था। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सुल्तान या बादशाह हुए हैं, उनकी मौत के बाद भी उनके निशान कब्रों के रूप में बने रहे। ये मकबरे शायद इसलिए बनवाए
बनाए गए थे क्योंकि वे चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत बनाई थी जिसमें वे नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी कोई निशानी बनी रहे। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को उनकी मृत्यु के बाद किसी अज्ञात स्थान पर दफनाने का आदेश दिया था। चंगेज खान के इच्छानुसार वैसा ही किया गया। उनको दफनाने के बाद सैनिकों ने करीब 1000 घोड़ों को उसकी कब्र के ऊपर दौड़ाया और जमीन को इस तरह से समतल किया कि कोई निशान न रह जाए। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत को कई शताब्दियां बीत चुकी हैं। इसको लेकर कई मिशन चलाए गए लेकिन उनकी कब्र का पता नहीं चला। नेशनल जियोग्राफिक ने सैटेलाइट के जरिए उनकी कब्र को खोजने की भी कोशिश की लेकिन कोशिश नाकाम रही और इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि चंगेज खान की कब्र को खोजने के लिए केवल विदेशी लोगों को ही दिलचस्पी थी। मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र का पता नहीं लगाना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण डर भी था। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर चंगेज खान की कब्र खोदी गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसकी मिसाल लोग पहले ही देख चुके थे, इसलिए अंधविश्वास ने उनके दिलों में मजबूती से अपनी जगह बना ली है। कहा जाता है कि 1941 में जब सोवियत संघ में 14वीं सदी के तुर्क मंगोलियाई शासक तैमूर लंग की कब्र खोली गई थी, तब नाजी सैनिकों ने सोवियत यूनियन को खदेड़ दिया था। इस प्रकार सोवियत संघ भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि चंगेज खान की कब्र को खोला जाए। कुछ माहिर इसे चंगेज खान के लिए मंगोलियाई लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में मानते हैं। उसके अनुसार चंगेज खान खुद ही नहीं चाहता था कि कोई उसे याद रखे, इसलिए लोग आज भी उनकी इच्छा का सम्मान कर रहे हैं। मंगोलियाई लोग बहुत परंपरावादी रहे हैं। वे अपने से बड़ों का उनके गुजर जाने के बाद भी उसी तरह आदर करते हैं जैसे जीते जी करते थे। आज भी खुद को चंगेज खान का वंशज मानने वाले लोग अपने घरों में चंगेज खान की तस्वीर रखते हैं। चंगेज खान की कब्र को खोजने वालों के लिए ये आसान काम नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर या वोडका की बोतलों पर पाई जाती है। बाकी के लिए ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे उन्हें मदद मिली हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से मंगोलिया इतना बड़ा है कि इसमें ब्रिटेन जैसे 7 देश आ सकते हैं। अब इतने बड़े देश में एक गुमनाम कब्र ढूंढना समुद्र में एक मछली ढूंढने जैसा है। मंगोलिया एक पिछड़ा हुआ देश है। कई इलाकों में पक्की सड़कें नहीं हैं और आबादी भी कम है। 90 के दशक में जापान और मंगोलिया ने मिलकर चंगेज खान की कब्र को खोजने के लिए गुरवन गोल नाम की एक संयुक्त परियोजना पर काम करना शुरू किया था। इस परियोजना के तहत चंगेज खान का जन्म स्थान माना जाने वाला शहर खेंटी में शोध शुरू हुआ। लेकिन उसी साल मंगोलिया में एक डेमोक्रेटिक क्रांति हुई जिसके बाद कम्युनिस्ट रूल समाप्त हो गया और डेमोक्रेटिक रूल स्थापित किया गया, जिसके बाद नई सरकार में गुरवन गोल परियोजना को भी रोक दिया गया। डॉक्टर एडन बटोर का मानना था कि चंगेज खान के मकबरे को शायद ही खोजा जा सकता है। मंगोलिया में प्रचलित कथाओं के अनुसार चंगेज खान को खेंटी पहाड़ियों में बुरखान खल्दून नामक चोटी पर दफनाया गया था। स्थानीय कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि चंगेज खान अपने दुश्मनों से बचने के लिए यहाँ छिप गया होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसे वहीं दफना दिया गया होगा। हालांकि कई एक्सपर्ट इसे इत्तेफाक नहीं मानते हैं। उलान बटार विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाने वाले सोडनोम सोलमोन का कहना था कि मंगोलियाई इन पहाड़ियों को पवित्र मानते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंगेज खान को इसी जगह पर दफनाया गया होगा। इन पहाड़ियों पर शाही परिवार के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। ये इलाका मंगोलियाई सरकार की तरफ से प्रोटेक्टेड था। यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, लेकिन आज तक कोई शोध इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार चंगेज खान की कब्र कहाँ है। चंगेज खान युगों के लिए एक योद्धा था, अत्याचारी था जो तलवार के बल पर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। लेकिन मंगोलियाई लोगों के लिए वो उनका नायक था जिसने मंगोलिया को पूर्व और पश्चिम से जोड़ा था, सिल्क रोड को फलने फूलने का मौका दिया। उन्होंने मंगोलिया के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का एहसास कराया था। उसके शासनकाल में मंगोलियाई लोगों ने कागजी मुद्रा की शुरुआत की, डाक सेवा की शुरुआत की। चंगेज खान ने मंगोलिया को एक सभ्य समाज बनाया। मंगोलिया के लोग चंगेज खान का नाम बड़े सम्मान और गर्व के साथ लेते हैं। उन लोगों के मुताबिक अगर चंगेज खान चाहता तो अपनी मौत के बाद भी लोग उसे याद करते और उसने कोई वसीयत भी नहीं की होती। अगर चाहते तो जरूर कोई छाप छोड़ जाते। यही वजह है कि मंगोलियाई लोग नहीं चाहते कि अब उनकी कब्र की तलाश ली जाए, जो समय के धुंध में कहीं गुम हो गई है। उसे दोबारा नोचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको चंगेज खान की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।